नमस्कार, आप देख रहे हैं एजुकेशन हेवन क्लासेज। मैं विभीषण वत्स। मैं आपको बता दूं, सीटेड में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम, जिसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग जो होता है बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और बच्चों के डेली लाइफ में, जीवन लाइफ में लर्निंग जो होती है, अधिगम जो होती है, बच्चों की एक प्रेरणादायक चीजों को मानती है। बच्चा, छोटा बच्चा होता है, वो लर्निंग कहाँ से शुरू करता है? बच्चे का एक कहा जाता है कि छोटा बच्चा जो प्री प्राइमरी हो या प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनका लर्निंग स्टार्ट अपने समाज से, अपने घर परिवार से होता है शुरू। अब छोटा बच्चा है, उसका पहला शिक्षक जो होता है उसकी माँ होती है, और माँ से वो बच्चा सीखते सीखते वो अपने सामाजिक तौर तरीका को सीखते सीखते जब स्कूल पहुंचता है तो स्कूल में भी अच्छा संज्ञान लेता है, वहां जाके बहुत कुछ सीखता है। और उसी चीज में एक टॉपिक है जो सीटेड में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जो सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी सब्जेक्ट सीटेड में पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट में, सभी लैंग्वेज पेपर में आपको जो है पेडागोजी पूछा जाता है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस अधिगम से जरूर रहेगा। कहा जाता है कि अधिगम एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे सीटेड में सभी पेपरों में इसका सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से ग्रो किया जाता है। और आप समझ लें कि अधिगम सबसे इजी चैप्टर है, और इस अधिगम चैप्टर को आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीका से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। अधिगम, लर्निंग जो होता है, लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग का मैं बात करूं तो लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है तो बताता हूं मैं। लर्निंग का बात करें तो लर्निंग परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन। अगर परिस्थिति जैसा भी हो, बच्चे अपने व्यवहार में परिवर्तन जब लाते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को लर्निंग कहते हैं। परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन। अब परिस्थिति क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वहां उसके माता पिता उसको स्कूल भेजते हैं। बच्चा को परिस्थिति है, बच्चा को एक प्रॉब्लम है कि उसको पढ़ना है, उसका काम है पढ़ना। उसके मम्मी पापा का घर में और भी कोई काम होता है, और भी कोई बिजनेस होते हैं, सभी कुछ होता है, लेकिन बच्चे का काम होता है पढ़ना। अब पढ़ना जो होता है एक परिस्थितियों के अनुसार, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाएगा? वो किसी बड़े लोगों से सीख के, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी अगर उसके साथ कोई बड़े आदमी होंगे या बड़े कोई पेरेंट्स या मान लीजिए कोई शिक्षक होंगे, उनसे वो बच्चा लर्निंग सीखेगा, या अपने पाठ्य पुस्तक के सहायता से, या अपने कोई पेपर या कोई पत्रिका के सहायता से बच्चे लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। कहा जाता है कि लर्निंग जो होता है, अधिगम जो होता है, वो मां के गर्भ से कर्भ तक होती है मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली यह प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने परिस्थितियों में सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना, इसलिए हम इसे अधिगम कहते हैं। मतलब एक बच्चा जो होता है अपने मां के गर्भ से लेके कर्भ तक, मरते दम तक अधिगम करता है, और कुछ न कुछ वो सीखता है। सिर्फ बच्चे का ही बात नहीं, मतलब जितने भी जीवित प्राणी है वो सभी अधिगम करते हैं, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई कीट पतंग हो, इंसेक्ट हो, सभी कोई अधिगम करते हैं अपने तौर तरीका से, अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में। अभी बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहा जाता है कि एक सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया है। सीखना क्या है? एक अनुकूलन प्रक्रिया है जो एक एडेप्टेशन का काम करता है। एडेप्टेशन कहा जाता है कि कहीं भी कोई भी माहौल में जाके हम अपने आप को एडेप्ट कर लिए। एडेप्ट कर लिए मतलब कहीं भी कोई माहौल में जाके हम रह गए, वहीं पर जाके रह लिए, वहां का तौर तरीका को सीख लिए, वहां के तौर तरीका को सीखकर अपने आप को उसी बीच में ढाल लिए। इसी को कहते हैं सीखने का अनुकूलन होना, एडेप्टेशन करना। ठीक है, अगला पॉइंट है सीखना एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। सीखना जो है एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है। यूनिवर्सल कहा जाता है कि सीखना सब कोई, एक जानवर से लेके छोटे कीट पतंग जितने होती है, सब कोई सीखता है। सब कोई अपने लाइफ से कुछ न कुछ चीजों को जोड़ा हुआ होता है, उससे कोरिलेट करता है, अपने इन्वायरमेंट से, अपने जगहों से, उसी से कोरिलेट करके वो जीता है। अब जैसे कि एक सांप होता है, वो भी बिल में रह के, वो भी जंगल में रह के वो कुछ न कुछ सीखता है। जब वो मनुष्य को देखता है तो उससे दूर होता है। कहा जाता है कि कोई भी जानवर होता है वो मनुष्य से दूर रहना चाहता है, कोई भी अपने शिकार से दूर रहना चाहता है। कोई उसको शिकार आएगा, शिकारी करके मतलब उसको मार के ले जाएगा, तो वो अभी सबके बीच में कुछ न कुछ अधिगम चलते रहता है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत ही समझदार से, अगर समझदारी से लीजिए तो एक बार में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, कम से कम आपको सीटेड में कम से कम तो 10 नंबर का स्कोर ये देगा। कहा जाता है, अगला पॉइंट है
की पॉइंट कि सीखना एक व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगर आप सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। पढ़े लिखे इंसान का एक अलग समझ होता है, वो किसी के साथ कैसा कितना अच्छा व्यवहार करता है, बड़े के साथ प्यार करता है, छोटे के साथ दुलार करता है, ये सीखने से ही उसमें बदलाव आता है। व्यवहार में परिवर्तन किससे आता है? सीखने से आता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, कहा जाता है सीखना एक क्या है? मेंटल प्रोसेस है। अगर आप सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, तो वो एक मानसिक प्रक्रिया है। आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा सीखना चाहते हैं, कितना सीखे हुए। आप जैसे कि कोई भी बच्चा सीखता है, कोई भी एक स्टूडेंट है जो प्री प्राइमरी या प्राइमरी का स्टूडेंट है, उसमें एक चीज देखिएगा कि उस बच्चे में जो होता है मेंटलिटी जो होती है, उसमें भले संज्ञानात्मक क्षमता नहीं होती है, मतलब कॉग्निटिव डोमेन उसमें भले ना हो, ना ही इफेक्टिव हो, लेकिन साइकोमोटर डोमेन होता है, मतलब कि उसमें ना ही संज्ञानात्मक होती है भाव विकास, ना ही उसमें भावात्मक विकास होती है, लेकिन उसमें साइकोमोटर मतलब कि क्रियात्मक विकास होती है, क्रिया करना चाहता है। एक बच्चे को अगर भर दिन दौड़ते कूदते देखिए, बच्चा सब दौड़ता कूदता है उसमें, लेकिन भावनात्मक की कमी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटा बच्चे का जो होता है सीखने का जो है, अब आगे पढ़ाएंगे सीखने, जैसे अधिगम वक्र पढ़ाएंगे तो उसमें सीखने की क्षमता कैसे कैसे बच्चे का स्टेज वाइज मतलब एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, उस बेसिस को पढ़ेंगे तब अच्छे तरीका से सीख पाएंगे। जैसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं, कहा जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। अब स्कूल में कहता है, स्कूल में अगर बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उस परिवेश में कैसे कौशल किया जाएगा, बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जन किस बेस पे होगा? तो जब वो बच्चा उस स्कूल एनवायरनमेंट में शिक्षक के साथ क्लासरूम में सहभागिता दाखिल करेगा, बच्चा सहयोग करेगा और टीचर के साथ कोरिलेट करके रहेगा, टीचर से मिल के रहेगा, टीचर के एक एक बातों को छोटे छोटे बिंदु पर सुनेगा, तब वो बच्चा जो होता है, कहा जाता है क्लास में अपने परिवेश में अपने इन्वायरमेंट के चीजों को समझता है। और वैसे एग्जाम्पल शिक्षक को भी देना चाहिए जो बच्चे के आसपास के घटना से कोरिलेट हो। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पार्टिकुलर कोई भी साइंस या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को जो एग्जाम्पल देना है उसके घर के आसपास से, उसके परिवेश से एग्जाम्पल देना है। परिवेश के सहयोग से एग्जाम्पल अगर मिलेगा तो बच्चा उस चीज को अच्छे तरीके से सीख पाएगा और उसको सीखते सीखते उसमें एक भावात्मक परिवर्तन होगा। जब बच्चा तब भाव से फीलिंग जनरेट होगा, तब उसको जो है, जब बच्चे से 2 एग्जाम्पल दीजिए, बच्चा 2-4 एग्जाम्पल खुद आपको बता देगा, टीचर को भी बताना स्टार्ट कर देता है। उस बच्चे में क्या होता है? संज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों विकास परिपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि सार्थक अधिगम मतलब कि मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम कब होता है? जब बच्चे में सार्थकता के रूप में पढ़ता है। आपका सार्थक अधिगम तब माना जाएगा कि क्लास में जाते हैं, रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, जब सीखते हैं तभी सार्थक अधिगम कहा जाता है। अगर क्लास गए, क्लास नहीं किए, घूमते फिरते बच्चा आ जाता है, आज कुछ नहीं सीखा, लड़ झगड़ के आ गया, उस बच्चे में कोई भी सार्थक अधिगम नहीं हुआ, वो बच्चा में जो है स्किल डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। तो सार्थक अधिगम जो होता है, टीचर से डिबेट करके, बच्चे के साथ ग्रुप डिस्कस करके और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे जब अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसको कहते हैं सार्थक अधिगम। अब सार्थक अधिगम में एक समस्या में विविध तरीकों से विचार करके करने के लिए प्रोत्साहित इंक्रीजिंग करना होता है। अब बच्चे को जैसे सार्थक अधिगम तब होगा कि एक समस्या दिया जाएगा, एक प्रश्न दिया जाएगा बच्चे को, वो प्रश्न को क्या करेगा, विविध तरीके से, अलग अलग तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा शिक्षक के द्वारा। बच्चा उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है, प्रोत्साहित करता है शिक्षक कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए ही है और तुम ही कर सकते हो इस क्वेश्चन को। बच्चा क्वेश्चन को करता है, इनकरेज करता है, बच्चा फिर वो सार्थक अधिगम में अपने आप को सेफ फील करता है। ठीक है, तो यही होता है। वहां एसी चला लीजिए, बैठिए। अब देखिए आगे चलते हैं। तो अधिगम अधिक सार्थक कब होता है? अधिक सार्थक तब होगा, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली तब होता है जब उस बच्चे में क्या होता है, उस बच्चे में मुख्यतः स्वनिर्देशित होता है। बच्चा खुद स्वनिर्देशित अपने तरीका से जब अधिगम करेगा, अपने तौर तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो वो जो होता है अधिगम, वो कैसा होता है, सार्थक अधिगम के साथ साथ अधिक सार्थक अधिगम होता है। जब बच्चा स्वनिर्देशित होगा, बच्चा सेल्फ डायरेक्टेड होगा, बच्चा खुद सब जब वो प्रश्न को सॉल्व करेगा तो वो कैसा होता है, वो स्वनिर्देशित होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए और वो अधिक सार्थक
अधिगम कहलाता है। बच्चे में प्रभावशाली आ जाती है, बच्चे में जो होता है एक स्किल डेवलपमेंट होने की प्रवृत्ति ज्यादा होने लगती है, बच्चे रोज कुछ न कुछ सीखता है और उस बेस पे बच्चा जो है अच्छा अपने जीवन में कर पाता है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एकदम बिल्कुल होना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा मतलब प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल के बच्चे में लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को खुद करके सीखना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी होता है प्रारंभिक कक्षा में। चाइल्ड सेंटर्ड स्टडी मतलब चाइल्ड को ही सेंटर्ड में रखे, मतलब बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, गलती भी कर रहे हैं, बच्चे आस पड़ोस में कुछ गाली गलौज भी सीख रहा है तो बच्चा उसमें कुछ न कुछ सीख रहा है। बच्चे को जो है उस चीज को निगेटिविटी नहीं लेना है, बच्चे जो भी सीख रहा है, जो भी कर रहा है, बच्चा उसके लिए सार्थक अधिगम है, वो बच्चा उसमें करके सीख रहा है, खुद करके सीख रहा है। बच्चे को जीन पियाजे जी बोले हैं, बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक है। बच्चा अगर कुछ भी कर रहा है, मिट्टी में बैठ के एक मिट्टी को एक साथ करके गोल बना के कुछ कुछ सीख रहा है, गंदा पानी में कुछ कुछ कर रहा है, बच्चा उससे कुछ सीख रहा है, वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे एक्टिविटी करते करते बच्चे अच्छा पढ़ता है, हर एक स्टडी में भी एक्टिविटी करता है। फिर वैसे बच्चे जो है ना अपने स्टडी को इतना निरंतर प्रतिक्रिया के चलता है कि आगे चल के वही बच्चा साइंटिस्ट बनता है। तो बच्चे में क्या होता है, बच्चा एक नन्हे वैज्ञानिक है, वो जो भी कर रहा है सेल्फ डायरेक्टेड होके, ठीक है ना, वो अगर स्वनिर्देशित होके कुछ भी कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, उसमें कुछ न कुछ वो सीखने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर प्रारंभिक कक्षाओं में जो होता है बच्चे का जो होता है करके सीखना पर ज्यादा जोर देना चाहिए, बच्चा करके सीखता है लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस से। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसर में, अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अब बच्चे के साथ अधिगम करना है, बच्चे को अधिगम करवाना है, तो जो सामाजिक स्तर होता है, सामाजिक अवसरों में बच्चे को भागीदारी महत्वपूर्ण होता है, बच्चे को भागीदारी देना चाहिए सामाजिक स्तर पे। बच्चा जब तक सामाजिक स्तर को नहीं समझेगा, अपने समाज के लोगों को नहीं समझेगा, तब तक वो अधिगम पूर्ण रूप अधिगम नहीं कर पाएगा। इसलिए बच्चे को सार्थक अधिगम तब दे पाइएगा जब उसको सामाजिक अवसरों में भागीदारी देने के काम करेगा। सामाजिक अवसरों मतलब क्या, अगर हमारे सामाजिक स्तर पे देखिएगा कि छोटा छोटा नाट्य कला परिषद होता है, नाटक खेला जाता है हमारे घर के आस पड़ोस में, कोई भी पर्व में त्योहार में, तो उस बच्चे को उस नाटक में इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चा कोई एक पात्र का किराएदार में आएगा तो बच्चा उस चीज को अपने आप में फील करेगा, एक लीडर बन के बच्चा उभरेगा, आगे चल के बच्चा एक अच्छा शिक्षक बनेगा या कोई भी फील्ड में अच्छा काम करेगा। उसमें को कहा जाता है कि सामाजिक अवसरों में भी भागीदारी बच्चे का होना चाहिए, तब बच्चा सीखता है। बच्चा एक किसान, उसके पिताजी अगर किसान है तो बच्चा पापा को ज्यादा कॉपी करेगा, जो पापा होते हैं वही बच्चा वो काम जल्दी बच्चा सीख जाता है, क्योंकि पापा को देखते आया है बचपन से ही कि पापा ये काम को इस तरीके से कर रहे हैं, वो तरीका, पैटर्न और शॉर्ट ट्रिक सब समझ जाता है उस चीजों को। ठीक है, अगला पॉइंट है अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। बिल्कुल, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम जो है समाज में रह के बच्चा सीखता है और समाज के ही चीजों को सीखकर वो बच्चा बड़ा होता है, फिर वो अपने एक अलग फील्ड चूज करता है और अपने फील्ड में जाके अच्छा करता है। तो अधिगम जो है समाज में रह के ही सीखने की प्रक्रिया होती है। छोटा बच्चा जो होता है उसके लिए अधिगम समाज के तौर तरीकों को सीखा जाता है, वही अधिगम हुआ। समाज में कैसे बड़े को रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे से प्यार करना चाहिए, वही अधिगम हुआ एक छोटे बच्चों के लिए। अधिगम में समाज का क्या निरंतरता है, क्या हम अपने पर्व को, अपने त्योहार को, अपने संस्कृति को, अपने धर्म को मानते हैं, वही सामाजिक क्रिया है जो कि बच्चे को इस चीज से रूबरू कराना चाहिए, बच्चे को इस चीज से कोरिलेट करवाना चाहिए, तभी बच्चे अपने तरीकों को सीख पाता है। अगला पॉइंट है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होना आवश्यक होता है। अब प्रभावी अधिगम, बच्चे को प्रभावी अधिगम मतलब कि एक हार्ड स्टडी करवाना है, अच्छा स्टडी करवाना, एक लेवल पे पढ़ाना है, तो बच्चे को सक्रिय भागीदारी, एक्टिव रखना है हमेशा। जब बच्चा एक्टिव होगा तब शिक्षक भी एक्टिव होगा, शिक्षक एक्टिव होगा, बच्चा एक्टिव होगा, तो क्लास बहुत रोमांचक हो जाता है। बच्चे शांत होकर सुनते हैं, बच्चे शिक्षक से आई कांटेक्ट करके पढ़ते हैं, बच्चे शिक्षक से एक एक चीज पे रूबरू होते हैं, समझते हैं, उस चीज को सीखकर अपने सक्रिय भागीदारी को क्लास में प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे चलते हैं तो कहा जाता है कि सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं।
कहा जाता है कि एक सार्थक अधिगम अगर करना है, मीनिंगफुल लर्निंग करना है, तो बच्चे में विश्लेषण मतलब कि एनालिसिस बच्चे करना चाहेगा, एनालिसिस के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। मतलब कि ये तीनों चीज बच्चे को सार्थक अधिगम के लिए बहुत ही जरूरी होती है। मतलब कि बच्चा अपने विश्लेषण, मतलब कोई भी टॉपिक है, कोई भी थॉट है, उसको अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए, बच्चों को तोड़ तोड़ के समझना चाहिए। बच्चा जब तोड़ तोड़ के समझेगा तो विश्लेषण किया हुआ चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाएगा। उसके डेली बेसिस पे कोरिलेट करके एग्जाम्पल देना है, इसी चीज को तोड़ तोड़ के बताने से बच्चा सार्थक अधिगम करता है। फिर समालोचनात्मक सोच, अगर क्लास में 50 बच्चा बैठा है तो 50 बच्चे से, या 30 बच्चा बैठा है 30 बच्चे से एक एक टॉपिक पे कुछ न कुछ अपने सहयोग देने के लिए बोलना है। मान लीजिए अगर हम एक काव पे, गाय पे ऐसे लिख रहे हैं तो बच्चा जो है छोटे छोटे बिंदु पे बोलेगा कि हर एक बच्चा एक एक टॉपिकों पे बताएगा कि मतलब गाय का जो है, कोई बोलेगा कि गाय का गाय का 4 पैर होता है, गाय का 2 कान होता है, गाय का 2 सींग होता है। कोई बोलेगा बच्चा कि गाय जो होता है घास खाती है, गौ को हम माता मानते हैं। सब बच्चा अपना अपना एक एक सेंटेंस बताएगा, जिससे क्या होगा कि वो समालोचनात्मक सोच को प्रदर्शित करेगा वो बच्चा सब। फिर जब समालोचनात्मक सोच होएगा, सब समान सोच से उस गाय के ऐसे पर प्रदर्शित करके एक अच्छा ऐसे क्रिएट करेगा, एक अच्छा टॉपिक बनाएगा, तो वो हो जाएगा समालोचनात्मक सोच के साथ साथ, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बच्चा क्रिएटिव माइंड में बहुत कुछ सोचने का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चे को जो है कोई भी समस्या दीजिए तो बच्चे को बोलिए खुद तुम सॉल्व करो। उसको जो है थोड़ा इसका फोल्डिंग देना चाहिए, थोड़ा पार या ढांचा का मदद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को क्वेश्चन दिए तो पूरा सॉल्व करके दे दे तो बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। उसको उससे खुद काम करवाना चाहिए, बच्चा खुद काम करेगा। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड जो स्टडी होता है कि एनईपी 2025 बोला है कि बच्चे का जो स्टडी होता है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक, मतलब छात्र केंद्रित होना चाहिए। अब छात्र केंद्रित तब होगा जब बच्चे को पूरा फोकस स्टडी पर देना पड़ेगा, बच्चे से ही काम करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड तब माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा सहयोगी होना चाहिए, और उसमें बच्चे का सहभागिता का काम शिक्षक करेगा। शिक्षक क्या है? शिक्षक तो एक बेचारा है, जैसे बच्चे कहेगा वैसे शिक्षक को मानना है। शिक्षक का कोई अस्तित्व होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा शिक्षक का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है, सिर्फ वो एक स्कैफोल्डर का काम करता है। बच्चे जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे उसको करना है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीएफ नेशनल फ्रेमवर्क जो है, वो दोनों का कहना है कि शिक्षक जो होता है एक हेल्पर का काम करता है, बाकी बच्चे जो होते हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और अपने अकॉर्डिंग किसी भी पार या ढांचा के मदद से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब आगे एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं हम अधिगम वक्र। अब अधिगम वक्र का बात करते हैं तो अधिगम वक्र क्या होता है? जैसे कि जब हम अधिगम की मात्रा, प्रभाव या क्षमता, कैपेसिटी आदि को किसी माध्यम, ग्राफ पर, आरेख पर उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसको अधिगम वक्र कहते हैं। जैसे कि ये देखिए एक अधिगम वक्र का काम कर रहा है। इसमें जो होता है नीचे में अभ्यास है, ऊपर में जो है सीखने की गति है, सीखने की गति है। अब ये दोनों के बीच में जो होता है एक अधिगम वक्र है। जो अधिगम वक्र जो होता है कि जब जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा हमको सीखने को मिलेगा। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा जब हम सीखेंगे तो सीखने की कैपेसिटी हमें बढ़ेगी, तो हमारे बीच अधिगम वक्र भी उतना स्पीड में बढ़ेगा। इसलिए सीखने को जो होता है अधिगम वक्र के सहायता से हम बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसी में कहते हैं कि अधिगम वक्र जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का पहला प्रकार क्या होता है? पहला प्रकार से अगर हम चलते हैं तो पहला प्रकार होता है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व होता है कि एक हम जैसे ये ग्राफ बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें सीखने की गति होगी। ये सीखने की गति, नीचे में हो गया अभ्यास, सीखने की गति और अभ्यास। इसके बीच में जो होता है एक स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा। तो मतलब इसमें कहा जाता है कि स्ट्रेट लाइन कर्व के सहायता से, यही फिगर को यहाँ मेंशन किया है, इसमें क्या होता है कि ना अभ्यास जितना बढ़ाते जाएंगे
उतना ज्यादा जो है अधिक सीखने की गति बढ़ती जाएगी। अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, सीखने की गति बढ़ती जाएगी। ना अभ्यास कम करेंगे, ना सीखने की गति कम होगी। मतलब अभ्यास और सीखने की गति दोनों पैरेलली चलेगी, दोनों इक्वल चलेगा। तो ये जो होता है सरल रेखीय वक्र होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। इसमें सीखने की गति और अभ्यास दोनों हमेशा समान तौर तरीका में रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उन्नोत्तर वक्र, उन्नोत्तर वक्र कहते हैं कि उन्नोत्तर वक्र कहा जाता है कि एलिवेशन कर्व। एलिवेशन कर्व में हम क्या सीखते हैं, इसमें सीखने की गति शुरू में तो तेज होती है, जैसे कि यहाँ देखिए शुरू में तो तेज होती है, ऊपर उठते गया उठते गया उठते गया, लेकिन वो कुछ उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के बाद इसकी गति जो होती है ना धीमे हो जाती है। मतलब देखिए ये जो है फिर ये क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होते जा रहा है। मतलब ये इसको सीखने की गति क्या हो रहा है, धीमे होते जा रही है। इसीलिए कहते हैं उन्नोत्तर गति। मतलब एक शुरुआत में तो उसकी गति तेज होती है, बच्चे की सीखने की गति तेज होती है, जब उच्चतम बिंदु तक जाता है तो उसका गति इक्वल हो जाता है, एक नॉर्मल चलने लगता है। इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ कर्व, मतलब उन्नोत्तर गति। ठीक है, धीमी होना इसमें तय है कि लास्ट में जाकर धीमी हो जाता है। अब अगला पॉइंट है नतोत्तर गति। नतोत्तर अधिगम वक्र जो होता है, जिसको कनकेव लर्निंग कर्व कहते हैं, इसमें शुरू में तो सीखने की गति धीमी होती है, शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति शुरू होना शुरू हो जाती है, तब ये उच्चतम स्तर की ओर बढ़ने लगती है। मतलब शुरू में तो इसकी गति धीमे चल रही है, धीमे चल रही है, धीमे चल रही है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है ये ऊपर कर्व जाने लगा। जब नतोत्तर गति आएगा तो धीरे धीरे जब ऊपर चलने लगता है तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चे जो होता है सीखने की गति, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा बच्चा अभ्यास करेगा उसका उतना सीखने की गति बढ़ेगी। इसको कहते हैं कनकेव लर्निंग कर्व, जो नतोत्तर अधिगम वक्र होता है, जो शुरू में तो कम रहेगा और लास्ट में जाके फिर ऊपर जाके बढ़ते बढ़ते बहुत ही स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये नतोत्तर अधिगम के सेंस में आएगा। अब आते हैं मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित अधिगम वक्र का बात करते हैं तो इसमें क्या होता है देखते हैं। मिश्रित अधिगम वक्र, इसमें शुरू में तो अधिगम, मिश्रित अधिगम वक्र शुरू में तो अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी हो सकती है। मतलब कि शुरू में भी तेज अधिगम और लास्ट में भी तेज। इसमें कहा जाता है कि जैसे कि एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे, इसका जो गति होगा ना ऐसे ऐसे चलते जाएगा। जैसे कभी बच्चा ज्यादा अभ्यास करेगा तो उसके सीखने की गति बढ़ेगी, फिर संडे आ जाता है तो बच्चा गांव चल जाता है, घर पे सो जाता है, घर पे रह जाता है, तो उस दिन उसका पढ़ाई कम होता है तो उसके सीखने की गति कम हो जाएगी। फिर कभी मेहनत ज्यादा करेगा, अभ्यास ज्यादा करेगा तो उसका गति बढ़ेगा, जिसको मिश्रित गति कहते हैं। वो एक क्या होता है, मिश्रित कर्व के साथ चलता है। शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी होती है, फिर बाद में भी चल के तेज या धीमी हो सकती है। कभी भी कोई भी सेंस पर तेज और धीमे और स्पीड वो चलते रहता है, और वो अधिगम वक्र जो होता है वो मिश्रित गति को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो होता है आपका, ये अधिगम वक्र जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन बहुत ही इजी है। ये सब इजी इसलिए करता है 1 to 5 जो टीचर बनिएगा ना उसके लिए, 1 to 5 6 to 8 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेड के लिए भी। और आप आगे चल के DSSB का एग्जाम देते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी, जैसे कि आप केंद्रीय विद्यालय ये सब का देते हैं, तो उस सब में जो है ये सब पूछने को आपको मिलेगा, सब पूछेगा, ये पूछता है और आपको ये करके आना है। आगे चलते हैं तो आगे जो है ये अधिगम पठार। अधिगम पठार मतलब लर्निंग प्लेट्यू किसको कहते हैं कि अधिगम पठार जो होता है इसमें सीखने की गति रुक जाती है। यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है, अधिगम पठार की गति 0 हो जाती है। मतलब कि इसमें जो है अधिगम पठार जो है ना, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, अधिगम पठार जो है ये इसी पर आके रुक जाएगा। मतलब कि अभ्यास करेगा ही नहीं बच्चा तो उसमें सीखने की गति कैसे बढ़ेगी, बच्चा कैसे विकास करेगा, उसमें कैसे स्किल डेवलपमेंट होगा। अधिगम पठार जो होता है वो रोकने का काम करता है। वो कहीं जाके आप चल रहे हैं, रास्ते में एक बहुत सारा बड़ा पत्थर रखा हुआ है, वो आपके लिए चलने के लिए पठार का काम कर रहा है। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, बगल में डीजे बजने लगा तो आज आपको वो पढ़ने नहीं देगा, वो आपका पठार का काम कर रहा है। आपको एक उच्चतम लेवल पर है, आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, बीच में जो है आपका लव अफेयर में आप पड़ गए तो वो एक आपका पठार का काम कर रहा है। वो लड़की आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, आप उसके साथ लव में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ये एक अधिगम पठार का एग्जाम्पल होता है। वहां जाकर आपका अधिगम रुक जाता है, फिर आप अपने असफल हो जाते हैं अपने इम्तिहान से।
ठीक है, ये कहता है अधिगम पठार, जो लर्निंग पैलेटिव के संदर्भ में आता है। आगे अगर हम चलते हैं तो शिक्षण के स्तर जो होता है वो लेवल ऑफ टीचिंग के टर्म में हम पढ़ते हैं, शिक्षण का स्तर। अब देखिए शिक्षण के 3 स्तर, शिक्षण को 3 स्तर में बांटा गया है। अब कौन कौन 3 स्तर है? अब तीनों स्तर जो क्या क्या है, ये तीनों है। जो एक पहला जो होता है वो स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल कहा जाता है। मेमोरी लेवल को कौन दिया था? हर्बर्ट साहब ने दिया था। हर्बर्ट ने मेमोरी लेवल के बारे में बताया कि जब छोटा बच्चा होता है, प्री प्राइमरी का बच्चा, उसका स्मृति स्तर क्या होता है? ना उसमें संज्ञानात्मक विकास होता है, ना उसमें भावात्मक विकास होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है? क्रियात्मक विकास रहता है। बच्चे को ना ही कुछ समझबूझ होता है, ना ही उसमें जो है बड़े छोटे का आदर समझता है, ना ही भावनात्मक होता है। उसको आप ही टॉफी दो, इतना सा टॉफी खरीद के एक टॉफी मांग लो तो आपको नहीं देगा, मतलब उसमें भावात्मक विकास भी नहीं है। वो कोई भूखा मर रहा है उसको नहीं देगा, लेकिन इसके पास इतना टॉफी है फिर भी वो एक किसी को शेयर नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं भावात्मक विकास। उस बच्चे में नहीं होता है क्योंकि छोटा बच्चा है अभी। उसके बाद उस बच्चे में जो होता है संज्ञानात्मक विकास भी नहीं होता है, मतलब बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा वो नहीं समझता है, किसी को भी मारना स्टार्ट कर देगा। तो संज्ञानात्मक विकास इसलिए है कि मम्मी अगर वो बच्चे फोन चला रहा है, गेम खेल रहा है, मम्मी अगर उसका फोन छीन लेती है तो वो बच्चा रोने लगता है और फोन को भी तोड़ देता है, तो उसमें संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल भी नहीं है। छोटा बच्चा है, प्री प्राइमरी लेवल का बच्चा है, ठीक है। तो उस बच्चे का जो होता है संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, तो उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए? वो बच्चा जो होता है रटने पर सिर्फ बल देता है। बच्चे को अगर ABCD दे दो तो वो रट लेगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल वाला बुक दे दो, कोई भी बुक दे दो, बुक से पढ़ के रट लेगा। उसको समझने से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दीजिए सिर्फ रटने का काम करता है, क्योंकि उसमें संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है, ना ही कॉग्निटिव डोमेन होता है, ना ही अफेक्टिव डोमेन होता है, सिर्फ उसमें साइकोमोटर डोमेन होता है जिसमें बच्चा क्रियात करता है। उसको बच्चा क्रिया क्यों करता है? बच्चा को 5 रुपया दे दीजिए, बोलिए दुकान, बच्चा को 2 रुपया 3 रुपया भर दिन देते रहिए, भर दिन वो दुकान दौड़ते रहेगा। मतलब वो बच्चा में सिर्फ क्रिया करने का क्षमता होता है, भर दिन उसको ना धूप समझ में आता है, ना गर्मी, ना लू, और ना तबीयत खराब होगा। उसको कोई चीज से मतलब नहीं है। खांसी हो रहा है जोर से, फीवर आया हुआ, फिर भी आइसक्रीम देख लेगा तो आइसक्रीम खाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें समझ नहीं है, ठीक है। तो उसमें जो होता है सिर्फ क्रिया करने की क्षमता होती है। फीवर है फिर भी दौड़ता रहता है, घर में घूमते रहता है। तो स्मृति लेवल का जो बच्चा होता है वो प्री प्राइमरी लेवल का होता है। उसका एज कितना होगा? 5 से 6 साल तक बच्चे का होता है। अब ये शिक्षण अधिगम की सबसे निचला स्तर होता है। शिक्षण अधिगम की सबसे निचला स्तर जो होता है वो यही होता है, शिक्षण स्तर का लेवल को समझने के लिए। अब देखिए इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है, मतलब बच्चे को सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से मतलब है और उसको कोई चीज से मतलब नहीं है। उसको किसी से मतलब नहीं है कि हमको सिलेबस पढ़ना है या हमको संज्ञान लेना है, किसी चीज को संवेगात्मक तरीका से सोचना है, समझना है, या उसको संज्ञानात्मक विकास या भावात्मक विकास चाहिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो उसका उद्देश्य है कि ज्ञान प्राप्त करना है और कुछ नहीं। बस उसको रट के टीचर को सुना देना है, स्कूल टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो, उसको सुना देना है। और यह छोटी कक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कहता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझ बोध स्तर क्या होता है? समझ बोध स्तर जो होता है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया, मॉरिसन साहब ने दिया है समझ बोध स्तर को। और ये जो होता है क्या होता है, यह स्मृति लेवल का सबसे निचला स्तर माना जाता है। जैसे कि स्मृति लेवल का अगला स्तर माना जाता है जो समझ बोध स्तर। बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो गया है, बच्चा में क्रिएटिव माइंड आ गया है। स्मृति लेवल का दूसरा स्तर होता है। इसमें क्या होता है कि अगला स्तर जो होता है स्मृति लेवल का, उसमें होता है कि बच्चे में स्मृति के कुछ ऊंचा होता है, उसमें जो गुण होता है स्मृति लेवल से कुछ ऊंचा होता है, ठीक है। आइए इसको कौन दिए थे? मॉरिसन साहब ने दिए थे। अब देखिए इस तरह में रटने के बजाय अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। बच्चे अब थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है ना। अब समझ बोध स्तर में आ गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ गया। बच्चा अंडरस्टैंडिंग करना सीख रहा है, बड़े को बड़े मान रहा है, छोटे बच्चे को छोटा मान रहा है, बड़े को प्यार दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, उनका मतलब जो है सेवा सत्कार कर रहा है। छोटा बच्चा के साथ वो अच्छा ट्रीट कर रहा है, छोटू बोल के, बउआ बोल के उसको चॉकलेट दे रहा है। उसमें अब समझदारी आ गया है, ठीक है ना। बच्चे अब समझने पर बल देने लगा, बच्चे रटने को छोड़ दिया, रटने के बजाय अब समझने पर बल दे रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इस स्तर में बच्चे को ज्ञान दिया जाता है
नियम सिद्धांत बताए जाते हैं और इस तरह से प्रावधान किए जाते हैं कि ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। बच्चा को ज्ञान दिया जाता है, नियम सिद्धांत बताया जाता है। इस सब चीज जब बताया जाएगा तो बच्चा को जो क्या होगा कि बच्चा व्यवहारिक में प्रयोगता, अपनी व्यवहारिकता में एक संज्ञान लेगा और व्यवहारिकता यूज करके बच्चा अपना लेवल को बढ़ाएगा और स्किल डेवलपमेंट उस बच्चे में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चिंतन स्तर। चिंतन स्तर क्या है कि ये बच्चे का जो है सबसे संज्ञानात्मक स्तर होता है। बच्चा अब संज्ञानात्मक क्षेत्र में आ गया है। बच्चा अब जो है 11-12 में बच्चा पहुंच चुका है। 11-12 में, अब 11-12 में जाएगा तो बच्चा 9, 10, 11, 12 के फेज में बच्चा मतलब जो है कम से कम 14-15 साल का हो गया है। इस शिक्षण में अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। यह शिक्षण का अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चे को अपनी मानसिक शक्ति विकास को पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। बच्चे का मानसिक शक्ति तो होती है और विकास के तौर तरीका से पूर्ण अवसर पाया जाता है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिया जाता है जिससे बच्चा अपने से चीजों को कोरिलेट कर सके, अपने से चीजों को समझ सके, उससे संबंधित चीजों को समझने में उसको सहायक मिले। ठीक है, ये चिंतन स्तर में। चिंतन स्तर में बच्चा चिंता करता है, बच्चे को जो है स्वतंत्रता की भावना जगती है। बच्चा जो होता है जैसे भगत सिंह जैसे बनना सीखता है। बच्चे में एक अलग क्रिएटिव माइंड होता है। बच्चे अपने तौर तरीका से किसी चीज को समझता है, कोई भी थॉट को अपने तौर तरीका से समझता है। दूसरे के थॉट और तौर तरीका को वो खंडित कर देता है, उसको वो नहीं मानता है। बच्चा में मैच्योरिटी आ चुकी है। जब चिंतन स्तर में बच्चा आएगा तो चिंतन करना जब शुरू कर देगा तो उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है। ठीक है, अब ये हो जाता है कि पूर्ण अवसर विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त करेगा बच्चा जब मानसिक शक्तियां जब उसमें बढ़ेगी तब। अब अगला पॉइंट होता है, इसमें पहले बच्चे को विभिन्न नियम सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उसे स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है। एकदम सही बात है। अब बच्चा बड़ा हो चुका है। अब बच्चे को बच्चा क्या करेगा कि बच्चे को नियम दिया जाएगा, मतलब नियम, थ्योरम, ये सब देने की अधिक से अधिक जानकारी दिया जाएगा, सिद्धांत दिया जाएगा। बच्चे पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे, बच्चे नियम से उस चीज को पढ़ते पढ़ते बच्चे को निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाएगा। बच्चे को जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के साथ साथ निष्कर्ष निकालने का अवसर दिया जाता है। स्कूल से अपने सामाजिक स्तर के तौर तरीके से बच्चे को इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है कि तुम अपने जिंदगी में कुछ अच्छा करो। ठीक है, बच्चे को मम्मी पापा लैपटॉप देते हैं, इसी एज में देते हैं। बच्चा लैपटॉप खरीदता है, कुछ अच्छा लैपटॉप से लेक्चर पढ़ता है, उससे और भी कुछ प्रोडक्ट या उससे और भी बहुत सारी चीजों को सीखता है, बनाता है। उसमें अपना छोटा छोटा बच्चा जब 12th बेसिस पे ही देखिएगा, जब ज्यादा उसका क्रिएटिव माइंड डेवलप होता है तो वो कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है जिससे अपने सोसाइटी को, अपने समाज में एक अच्छा परिवर्तन ला सके। इसमें बच्चा का बहुत ज्यादा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, कॉग्निटिव डोमेन का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है। अब आता है एक पॉइंट है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट। सीटेट हो या STT हो, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है माइक्रो टीचिंग को। माइक्रो टीचिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है ये एक कहा जाता है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है। जो शिक्षक अभ्यर्थी जो होते हैं, जैसे आप BEd DLEd करते हैं तो BEd DLEd के समय जो इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप के समय जो है सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अब सूक्ष्म शिक्षण का माइक्रो टीचिंग के बारे में समझेंगे तो सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का सबसे छोटा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण के विधि विकास एलन महोदय ने किया था। सूक्ष्म शिक्षण के जो कर्ता धर्ता थे, सूक्ष्म शिक्षण का जो आविष्कारक थे वो DW एलन साहब थे। एलन साहब थे। और कीथ एसीचन, ये दोनों जो थे सूक्ष्म शिक्षण पर संज्ञान किए थे और ये दोनों सूक्ष्म शिक्षण को प्रयोग किए थे। इसी प्रयोग करके सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग जो आजकल सभी BEd DLEd अभ्यर्थी जो होते हैं, जो स्टूडेंट BEd DLEd करते हैं, और उस BEd DLEd के अंतर्गत जो 2 महीना 3 महीना का जो इंटर्नशिप होता है, उस इंटर्नशिप में जो बच्चे, जो शिक्षक अभ्यर्थी जो किसी स्कूल प्राइवेट संस्था में जाते हैं,
वो इंटर्नशिप करने के लिए वहां बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो उस पीरियड में जो टीचिंग होता है वो सूक्ष्म शिक्षण होता है। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। मात्र 36 मिनट का ये सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, मात्र 36 मिनट का क्लास होता है। इस 36 मिनट क्लास में जो होता है बच्चे इसी बीच में जो है बहुत कुछ सीखते हैं और अधिक से अधिक दक्षता देने का काम करते हैं, क्योंकि वो टीचर जो होता है वो एक खुद अभ्यर्थी है। वो सूक्ष्म शिक्षण का जो शिक्षक होता है वो खुद एक अभ्यर्थी है। अभ्यर्थी होने के बावजूद वो पढ़ाने का पहला काम कर रहा है, पढ़ाने का पहला वो टारगेट कर रहा है। वो पढ़ाने जब जा रहा है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, तो उस इंटर्नशिप के रिगार्डिंग या सूक्ष्म शिक्षण में बच्चे विद्यार्थी के साथ 36 मिनट का कोरिलेशन के साथ पढ़ाता है, समझाता है और इस चीजों को बच्चे के साथ कोरिलेट करता है। बच्चा जो होता है उसमें जो एक सूक्ष्म शिक्षण का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जो 36 मिनट का जो क्लास होता है उस 36 मिनट क्लास को हम आगे में थोड़ा प्रदर्शित करते हैं। 5 मिनट का और क्लास होगा, 5 मिनट का क्लास में हम खत्म कर देंगे। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास तो किया ही जाता है। शिक्षक का कौशल का विकास, ये सूक्ष्म शिक्षण जो होता है एक शिक्षक के लिए होता है। कौन सा शिक्षक? जो शिक्षक अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी शिक्षक जो बीए डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं, वो शिक्षक बनने के लिए पहला प्रोसेस में है। उस पीरियड में जो 36 मिनट का जो क्लास दिया जाता है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के पीरियड में उसी समय जो सूक्ष्म शिक्षण का वो माइक्रो टीचिंग का काम किया जाता है। जो बच्चे के साथ पहला कोरिलेशन होता है, एक टीचर स्टूडेंट का पहला कोरिलेशन जो होता है वो माइक्रो टीचिंग के साथ ही उसी के संदर्भ में किया जाता है। जैसे कि पहला बात करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षकों का विकास कैसे किया जाएगा, तो जैसे कि श्यामपट्ट कौशल के साथ, पुनर्बलन कौशल के साथ और प्रश्न प्रवाह कौशल के साथ, ये तीनों कौशलों में जब उसका डेवलपमेंट होता है, विकास किया जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास उसको कहते हैं। जैसे कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया कैसे माना जाए, तो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया जैसे देखिए, जैसे कि एक शिक्षक जो होता है वो लेसन प्लान बनाकर पढ़ाने के लिए जाता है। जब लेसन प्लान बनाकर पढ़ाने के लिए जाता है तो वो लेसन प्लान बना के अपने स्कूल जाएगा। फिर उसके बाद वो लेसन प्लान बनाने के बाद जब स्कूल क्लास में इंटर करता है तो इंट्रोडक्शन वगैरह देता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद जो है वो 6 मिनट का क्लास करेगा। कितना मिनट का? 6 मिनट का वो क्लास करता है, टीचिंग करता है। फिर उसके बाद 6 मिनट के क्लास के बाद वो टीचर जो होता है बच्चे से फिर 6 मिनट का जो है फीडबैक लेता है। 6 मिनट का फीडबैक लेता है कि बच्चे से प्रतिपुष्टि लेगा कि बच्चा को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आज का क्लास कैसा रहा, आज से कौन सा टॉपिक, कौन से थॉट में जो बच्चे को दिक्कत हुआ, वो बच्चे के साथ फीडबैक लेगा। जब बच्चे के साथ 6 मिनट का क्लास किया, 6 मिनट का फीडबैक लिया, बच्चे ने फीडबैक दिया, पीछे का बच्चा जो होता है बहुत भोंदू होता है, उसको पूछेगा कि आपको समझ में आया आज जो मैं क्लास किया कैसा रहा, तो बच्चा कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया, तो समझ गया कि बच्चे को जो है नहीं समझ आया। तो फिर से क्या करेंगे, रीप्लानिंग, मतलब री लेसन प्लान बनाएंगे। जब री लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें 12 मिनट का हम समय लेंगे। 12 मिनट का वो टीचर समय लेता है और 12 मिनट का समय लेके फिर से री लेसन प्लान बनता है। अपने तरीका को बदलता है, पढ़ाने का तरीका को बदलता है, साउंड को बदलता है और अपने जो भी पढ़ाने के लिए जो टॉपिक गया उस टॉपिक में कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के कोरिलेट करके उस चीजों को बनाता है। फिर जब बच्चे को समझने लायक वो क्लास होना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 मिनट का क्लास किया, 6 मिनट का फीडबैक लिया, फिर 12 मिनट का जो होता है री लेसन प्लान बनाने में वो समय देता है। जब 12 मिनट का री लेसन प्लान बन जाता है तो फिर उसको क्या कहते हैं, फिर 6 मिनट का जो है री टीचिंग करते हैं। फिर से 6 मिनट का टीचिंग होता है। जब 6 मिनट का री टीचिंग होता है तो उस सेंस में तब क्या करते हैं, 6 मिनट की री टीचिंग करके उसके बाद 6 मिनट का फिर री फीडबैक। 6 मिनट का टीचिंग किया जब लेसन प्लान चेंज किया था तब, उसके बाद 6 मिनट का री फीडबैक। फिर से बच्चे को पूछेगा कि अब तो समझ में आ गया होगा, हम दोबारा वही चीज को फिर दोबारा बताए थे, अब तो समझ में आ गया होगा। एक एक बच्चे से जो है टीचर फीडबैक लेता है। तब वो बच्चे सब जब जवाब देता है तो टीचर खुश होता है और उसका जो पढ़ाया हुआ जो क्लास होता है बहुत ही रोचक होता है, रोचक सिद्ध होता है। तब टीचर को लगता है कि आज का जो हम क्लास लिए वो बहुत ही अच्छा रहा। यही सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो टीचिंग, जो मात्र 36 मिनट का, ये टोटल कितने मिनट का होता है, 36 मिनट का ये टीचिंग होता है, जो इंटर्नशिप के रिगार्डिंग, इंटर्नशिप के पीरियड के समय बच्चे को
पढ़ाया जाता है। कौन टीचर होता है? तो शिक्षक अभ्यर्थी जो बीएड डीएलएड कोर्स कर रहे होते हैं और वो इंटर्नशिप के समय जो बच्चे को पढ़ाते हैं, वो जिंदगी का पहला क्लास लेता है टीचर शिक्षक अभ्यर्थी, और 36 मिनट का क्लास जो लेसन प्लान के रिगार्डिंग पढ़ाया जाता है। जैसे कि यही पाठ योजना, पहले टीचर लेसन प्लान तैयार करेगा, अब लेसन प्लान निर्माण करके फिर कक्षा शिक्षण में पाठ योजना बनाने के बाद कक्षा वो जो टीचर है क्लास में आकर पढ़ाएगा, इसी को कहते हैं टीचिंग करना। फिर उसमें 6 मिनट का समय रिजर्व रहता है, 6 मिनट तक वो पढ़ाएगा। फिर उसके बाद इसी चीज को हम समझा रहे हैं यहाँ पे, फिर उसको फीडबैक 6 मिनट तक फीडबैक बच्चे के साथ लेगा, बच्चे को समझ में आया नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ आया, वो सब की एक एक छोटे छोटे बिंदु पर वो संज्ञान लेगा, उस चीज को नोट करेगा। फिर उसी क्लासरूम में 12 मिनट का जो पुनः पाठ योजना बनाता है, 12 मिनट का रीलेसन प्लान बनाता है, उसी में उसी 12 मिनट में उस बच्चे से जो जो चीज त्रुटि हुई है, उसको पढ़ाने में जो जो त्रुटि हुई है शिक्षक को, वो सब को नोट करके उसका सॉर्ट आउट करेगा, सॉर्ट आउट करेंगे 12 मिनट उसको पढ़ाएगा। फिर पुनः 6 मिनट का वो टीचिंग करता है, 6 मिनट पढ़ाता है, फिर 6 मिनट का प्रतिपुष्टि करता है। टोटल 36 मिनट का जो होता है वो माइक्रो टीचिंग का क्लास होता है। आपका एक क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रो टीचिंग जो होता है, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, कितने मिनट का होता है? वो 36 मिनट का होता है। कैसे कैसे बढ़ता है? तो 6 मिनट का, 6 मिनट टीचिंग, 6 मिनट फीडबैक, 12 मिनट जो है रीलेसन प्लान, फिर 6 मिनट रीटीचिंग, फिर 6 मिनट री फीडबैक। ऐसे करके टोटल 36 मिनट का माइक्रो टीचिंग का क्लास होता है। इसमें बच्चे अधिक से अधिक कम समय में अधिक दक्षता हासिल करते हैं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाते हैं। यही होता है माइक्रो टीचिंग का बहुत ही अच्छा संज्ञान।